अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं ज़रियाब राजपूत। तो हमने सोचा कि आज आपकी जो सुबह का आगाज है ना वो थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी करते हैं और आपको ये भी थोड़ा सा गाइड करते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो एक कैंपेन स्टार्ट हुई है वो आप लोगों के लिए कितनी हेल्दी है, क्योंकि अगर हेल्दी होंगे आप तो हेल्दी होगा पाकिस्तान। साल नौ की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 8 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। बिल्कुल, और ये जो मुहिम है ये 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। कौमी पोलियो मुहिम का पहला मुल्कगीर जो मरहला है वो 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलाया जाएगा, जबकि दूसरा मरहला 15 से 19 जनवरी तक लकी मरवत जुनूबी वज़ीरिस्तान में जारी रहेगा। वजारत सेहत के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में जो पोलियो मुहिम के दौरान 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा बच्चों को हदफ बनाया जाएगा और पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बिल्कुल, और सिर्फ यही सूबे नहीं, इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी 26,10,000 बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। आप याद रखें कि इस्लामाबाद हो, आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, यहाँ पर 14 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। ताहम हम ये जरूर देख रहे हैं कि मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें जरूर तश्कील दे दी गई हैं। बिल्कुल, जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगी। और वजारत सेहत के इस हवाले से भी कहना है कि पोलियो वायरस एक कमजोर कुव्वत मुदाफत के हामिल बच्चों को फौरी निशाना बनाता है। बच्चों को वायरस और माजूरी से बचाने का जो वाहिद तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ पोलियो वैक्सीनेशन ही है। तो वालिदैन को चाहिए कि हर मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाएं और इस मर्ज से निजात के लिए हमें हुकूमत का साथ हर हाल में देना है। मुल्क में पोलियो वायरस की जो मौजूदगी है वो बच्चों के लिए बहुत ही खतरे का बायस है, इसीलिए हम वालिदैन से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन जरूर लगवाएं, पिलवाएं और उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं, क्योंकि फैसला हमें आज ही करना है अगर कल बच्चे को चलना है, क्योंकि बहुत से देखा है कि इस तरह के केसेस भी अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस इस तरह से रिपोर्ट भी हो रहे हैं और इसका जो खमियाजा है वो फिर वालिदैन को अनफॉर्चुनेटली भुगतना पड़ता है। आगे चलकर जो उनकी नस्ल है वो बड़ी मुतासिर होती है और फिर सिचुएशन हम ये देखते हैं कि वो बच्चे अपना मुस्तकबिल खो बैठते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ मैं एक और पॉइंट भी बताना चाहूंगा। जैसे कल भी हमने देखा, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। पोलियो टीम अपने काम पर थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस वैन जा रही थी उस पर हमने देखा कि बॉम्ब अटैक हुआ है। तो वहां पर बहुत से ऐसे हमारे पुलिस अफसरान हैं जो कि शहीद हुए हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। तो ये भी वाकयात बड़े ही दिल को झंझोड़ के रख देते हैं कि इस तरह से कैसे पॉसिबल है कि एक अच्छे कॉज के लिए जा रहे हैं, नोबल कॉज के लिए जा रहे हैं लोग, और उनको किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी टीम की कुछ बात कर लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि बदस्तूर तब्दीलियां की जा रही हैं और नए नए जो एक्सपेरिमेंट का सिलसिला है वो भी जारी है। जिस तरह से कल हम भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, भट्टी साहब भी यही कह रहे थे कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, शो करें और प्लेयर्स पर भी कोई एतमाद का मुजाहरा किया जाए। लेकिन अब जो एतमाद किया गया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान पर किया है और उन्हें पाकिस्तान T20 टीम का नायब कप्तान बना दिया है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा जो था ना ऑब्वियस था कि उन्हें नायब कप्तान बनाना ही था, क्योंकि जो लॉबिंग सामने आ रही थी उसमें ये खास मुतहरिक हमें नजर आ रहे थे, बड़े फेवरेट तस्वर किए जा रहे थे। लेकिन बात मेरी यहाँ पर आके खत्म होती है कि सिचुएशन मेरे ख्याल है पिछले 6 माह से हम देख रहे हैं कि परफॉर्म करते हुए आई टोटली अग्री, लेकिन पॉइंट ये भी आता है ना कि फिर आप किस्तों में फैसले क्यों कर रहे हैं? फैसले आप एक बार ले लें, मैनेजमेंट पर है, रिजवान पर नहीं है। एग्जैक्टली, आप किस्तों में फैसले ना करें ताकि टीम को भी एक रोड मैप मिल जाए कि हमारे पास ये इस वक्त सिचुएशन है, हमारी ये जिम्मेदारियां हैं और हमने इसे पूरी करना है। वैसे तो हर इंडिविजुअल के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन जो कैप्टन और नायब कैप्टन होते हैं उन लोगों को जरा थोड़ा सा ज्यादा वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ शो करनी पड़ती है अपनी, और टीम को लेकर साथ चलना पड़ता है। बहरहाल इसी बता ये रहा है कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाली पाकिस्तानी टीम में शामिल हैं और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल जो है वो 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की जो सीरीज है उसमें नायब कप्तान के फराइज अब अंजाम देंगे और इस सीरीज से हमने उम्मीदें बांधनी है पहले हमने एक के बाद जो एक्सपेक्टेशंस का हमारा सिलसिला है वो जारी है, नाजरीन का भी जारी है और जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो इस इंतजार में है कि एक बहुत लंबी स्ट्रीक चल पड़ी है कि पाकिस्तानी
पाकिस्तानी टीम फतूहात से बहुत दूर हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम यही चाह रहे हैं कि एक अच्छा कमबैक जो है टीम पाकिस्तान की तरफ से मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर जब भी क्रिकेट में बात कर रहे होते तो हम लोगों का सवाल भी ये होता है हमारे एक्सपर्ट से कि क्या हमारी टीम जो है वो सिर्फ T20 की टीम बनकर रहेगी, और अगर वाकई ऐसा है तो प्लीज प्रूव कर दो। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि इसके बाद PSL है, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो ये एक लंबी स्ट्रीक जानी चाहिए फतूहात की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं और इस पर फिर मजीद डिस्कस करेंगे। बड़ा अदालती रिलीफ, ताहयात नाअहली का खतरा खत्म। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है, इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू। बीमारियों से बचना है तो मौसमी किन्नू जरूर खाएं। जी, तो जिसका था इंतजार आ गया है वो शाहकार। बिल्कुल वो फैसला जिस फैसले का सियासतदानों को शिद्दत से इंतजार था, फैसला कल शाम को मंजर-ए-आम पर आ गया और इस फैसले की वजह से ज्यादा जो खुशी है वो मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को हुई है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ मिला। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया। आर्टिकल 62 के तहत ताहया जो नाअहली थी उसका सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना फैसला कलअदम करार दे दिया। और अभी अब ये बहस भी जारी है कि वो फैसला गलत था या ये फैसला दुरुस्त है। तो अब इस पर भी एक नई डिबेट जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 रुकनी जो बेंच था उसने ताहयात नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस का फैसला सुनाया, जिसे अदालत ने 5 जनवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज कर लिया था। कल सुना दिया गया है और अब एक जो रिलीफ है वो इन दोनों पार्टी सरबराहान को जो इमीडिएट इफेक्ट है वो इनको मिलेगा। और मेरे ख्याल से इसके बाद शायद हम ये भी देखेंगे वो भी नवाज शरीफ साहब जितने टाइम से कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे थे, कोई जलसा नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हो सकता है हाँ अब थोड़े से वो मोमेंटम जो है वो बढ़ा दें अपनी इलेक्शन कैंपेन का। बहरहाल दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो था वो फैसला महफूज किया गया और अदालत ने अपने अक्सरती फैसले में समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवररूल करते हुए करार दिया कि 62(1)F को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। ये एक इख्तलाफी नोट था जो कि सामने भी आया। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में मौजूद है क्योंकि ये फैसला 6-1 की अक्सरियत से आया है। तो जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा है कि ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया और कहा यह भी कि रुकन असेंबली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184/3 में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन समेत दीगर वो सियासतदान जिन्होंने 5 साल की सजा अपनी कंप्लीट कर ली है, गुजार ली है, वो इंतखाबात लड़ने के अहल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को यह भी यकीन है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इसीलिए वो अपने कारकुनों को भी पैगाम दे रहे हैं कि इस हवाले से सभी तैयारी करें। मुझे भी लग रहा है कि 8 फरवरी को होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और काफी हलकों की तरफ से ही कहा जा रहा था कि जो वो बातें सामने आ रही हैं वो सेनेट में जो करारदाद थी वो यही प्रेशराइज करना था कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। तो अब उम्मीद यही नजर आ रही है कि वो जो तमाम मामला थे वो अब हमें दोबारा से शायद नजर नहीं आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि उम्मीद है जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस में भी पीपल्स पार्टी को इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल केस की समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान अभी भी अपने मौके पर हमें डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जलसों में ना जाने के लिए इश्तिहारात लगाए जा रहे हैं, बहन रहे मुल्क खतरे में है। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफरी कह रहे हैं कि पार्टी में ये फैसला और मंजूरी हो चुकी है कि कौन कहां से इंतखाबात लड़ेगा और टिकटों की तकसीम के लिए भी मंजूरी हो चुकी है। तमाम तर मामला पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ेकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लगारी साहब। सबसे पहले तो ये बताएगा कल के फैसला तो सामने आ गया, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन क्या जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला भी इतनी ही तेजी के साथ सामने आएगा और इंसाफ जो है वो फौरी तौर पर मिलता हुआ हमें नजर आएगा? लगारी साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, आप लोगों की आवाज मुझे आती है, कट आ रही है, बहुत कट कर आ रही है आपकी आवाज। मेरे ख्याल में पीसीआर में कोई मसला है। मुझे पीसीआर का व्यू और ठीक है व्यू आ रहा है, ये समझ में आता है कि पीसीआर का व्यू मुझे क्यों आ रहा है। ठीक है, सवाल आप तक पहुंचा हमारा या नहीं पहुंचा?
लगारी साहब से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जानना मुझसे ही चाहेंगे जिस तरह से ताहयात नाहरी के हवाले से फैसला, महफूज फैसला था, वो सामने आ गया है और अब एक और बड़े फैसले का इंतजार किया जा रहा है जो कि जुल्फकार अली भुट्टो से मुताल्लिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें अब काफी हमें मुतहर्रिक भी दिखाई दे रही है और अब देखना यह है कि जो अदालती सिस्टम को ठीक करने की बातें की जाती थी, जो सबसे मुतनाज़ा फैसला अदालती तारीख का है जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से, उसको किस तरह से पेश किया जाएगा, उसको किस तरह से डिफेंड या किस तरह से कंडेम किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और इस पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी हमें खासी मुतहर्रिक, खासी एक्टिव नजर आ रही है। लेट्स सी कि क्या इस केस में उन्हें भी फौरी इंसाफ मिलता है। लगारी साहब आपको आवाज क्लियर आ रही है? लगारी साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, अगर सुन रही होते तो शायद वो हमें रिस्पॉन्ड जरूर करते। दोबारा लगारी साहब को ट्राई कर लें, उनसे दोबारा बात कर लेते हैं और अगर वीडियो पर नहीं आ पा रहे तो ऑडियो पर कनेक्ट कर लें ताकि हम जल्दी प्रोग्राम को भी शुरू करें। और सबसे जो बड़ा डिसीजन इस वक्त हुआ है, उससे जो रिलीफ मिला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन को, तो अब जो वो इलेक्शन की एक गहमा गहमी थी शायद अब हमें नजर होती दिखाई देगी, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो जल्द से जुलूस भी करेंगे, अवाम में भी जाएंगे, लेकिन इस तरह का कोई सीन हमें नजर नहीं आया था। आपको याद होगा आज से ठीक 1 साल पहले जब लोग टीवी टॉक शोज में बात करते थे, स्पेशली सहाफी जो थे वो इस किस्म का सवाल उठाया करते थे, आखिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है, किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा। मेरे बहुत से ऐसे सीनियर्स हैं कि जिनको मैं जब टीवी पे अपने प्रोग्राम का इब्तिदाइया देखते हुए थे, वो यही अपने साथ बैठे हुए पॉलिटिकल गेस्ट से पूछा करते थे, वी आर सच कंफ्यूज्ड कि ये कैसे होगा। तो मुझे लगता है हम सभी सहाफियों को, पूरी कौम को जवाब मिल चुका है कि भैया ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड। चलें ब्रेक ले लेते हैं, लगारी साहब से कनेक्ट करके वापस आते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। तो बगैर किसी ताखीर के नज़ीर लगारी साहब की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल वाले फैसले को तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही तफसीली, लेकिन ये बताएगा कि उस फैसले के बाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी होप्स हाई हो चुकी हैं कि जिस तरह से उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ दिया गया है, और इसी तरीके से इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मिलेगा जुल्फिकार अली भुट्टो केस में? मेरे ख्याल में उससे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो पहली वो गई है फैसला आया है, वो तो एक पिटीशन पर आया है, एक दरखास्त पर आया है। इसके लिए बाकायदा सदारती रेफरेंस भेजा गया है और ये बात उठाई गई है कि वहां पर एक जज के इस कहने से कि जनाब हमने दबाव में फैसला किया है तो ये फैसला गलत हो जाता है, लिहाजा अदालत उसको फिर देखे कि इस मामले में अदालत ने क्या, अदालत की तरफ से क्या गलती हुई थी। तो ये तो एक साफ क्लियर मामला है। वो मामला जो है वो सदारती रेफरेंस नहीं था, वहां एक दरखास्त गई और दरखास्त पर फैसला हो गया है। फैसला ठीक हुआ, फैसला का नतायज भी ठीक है, लेकिन उसके लिए तरीक़ेकार कौन सा था, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। जब किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला कर ले और उसके बाद रिव्यू को भी मुस्तरद कर दे, तो फिर उसके बाद नए सिरे से केस कैसे खोला जा सकता है। मगर फिर भी खुला और ये हो गया है फैसला। क्योंकि ये हो गया है, अभी हमें इसको अपनी एक रिवायत के तौर पर, एक अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल करना होगा कि जब अदालतें फैसला कर दें, जब उनके बाद उनका रिव्यू भी मुस्तरद हो जाए, तो उसके बाद भी केस को खोला जा सकता है। उसमें भी कई गलतियां पहले से मौजूद थी। गलती एक मौजूद ये थी जो पहले मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया था, उसको उसका किसी आइन में, किसी कानून में उसका जिक्र ही नहीं था, ये सजा बनती ही नहीं थी। फिर भी सजा दी गई थी और अदालत ने एक नजीर कायम की थी जो गलत नजीर कायम की थी। अब वो नजीर को इस्लाह कर दी गई है, तो अब इसको क्लोज कर देना चाहिए, इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर लगारी साहब क्या हम ये कहें कि अदालतों ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया है, लेकिन वो जो फैसले पहले लिए गए जिससे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो 6 साल दांव पर लगा रहा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, उनसे सवाल कौन करेगा जिन्होंने ये फैसला दिया था? मैं यही अर्ज कर रहा था, क्योंकि जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, जो फैसला आ गया था और रिव्यू भी मुस्तरद हो गया था, दोबारा ये केस कैसे खुला और कैसे ये सारा कुछ हुआ, उसका इशारा खुद उमर अता बंदियाल साहब पहले दे चुके थे कि ये सजा जो हुई थी वो गलत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मामला नहीं उठाया गया। लेकिन जिन 5 जज साहबान ने वो क्या जवाब देंगे? जनाब आसिफ
खोसा साहब क्या जवाब देंगे, जनाब जो और दीगर जज साहबान थे, और अब भी एक जज साहब मौजूद हैं, उसी कोर्ट में मौजूद हैं, इसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नायल किया था, और वो तो सुपरवाइजिंग जज के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। फिर उनके पास क्या जवाब होगा कि उनका फैसला जो हुआ था वो क्या था, उस फैसले की हैसियत क्या थी। इसमें बड़े पेचीदगियां हैं, पहला फैसला देने में बड़ी पेचीदगियां थी, बहुत गलतियां की गई और बड़े मतलब हीरो बनने की कोशिश की गई, और वहां पर नावल पढ़े गए, मारियो पूजो का नावल पढ़ा गया। एक जज साहब ने जो है जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूरा नावल दोहराया और डॉन गॉडफादर कहा। फिर दूसरे जज साहब जो अशमा साहब थे, उन्होंने तो बाकायदा लोगों को जो उनका सिसिलियन माफिया कहा। ये सब कुछ कहा गया था। तो अब बताएं, ये जब ये फैसले की ये हैसियत रह गई थी कि जनाब जब ये दोबारा खुला, फिर ये कि कौन सा आपने मैकेनिज्म कौन सा अख्तियार किया था, कौन सा अदालती मैकेनिज्म था जिसने इस केस को दोबारा खोला और दोबारा फैसला दिया गया है। तो ये एक और मिसाल कायम हो गई है कि एक फैसला जो पार्ट एंड पार्सल हो। लेकिन सबसे मुश्किल बात तो यही है और सबसे मुतनाज़ा बात भी यही है कि जिन लोगों ने भी इस तरह के फैसले दिए हैं उन पर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला, उनसे कभी किसी ने सवाल नहीं किया, वो तो इस मुल्क में भी नहीं रहते। यही है बस। अब अगर फैसला देने वालों से ये पूछा जाए तो साकिब निसार साहब ने फैसला दिलवाया था या दिया था? साकिब निसार उसका हिस्सा नहीं थे, उसका हिस्सा तो जस्टिस एजाज अफजल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस हशमत सईद थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, जस्टिस गुलजार थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब भी इसमें शामिल थे। लेकिन फिर बात यहाँ पर भी आती है कि ना सिर्फ उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए और बल्कि दूसरा ये भी कि सर अब सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है कि उस पर एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशानी लगे एक आम आदमी की हैसियत से अगर हम देखें तो पहले लिए हुए फैसले अगर आज उनको दोबारा से ओवररूल किया जा रहा है, उनके ऊपर पिटीशन फाइल होती है, फिर दोबारा से कहा जाता है कि नहीं वो फैसला गलत था, तो आज जब मजीद दीगर केसेस के हवाले से फैसले आएंगे तो क्या अवाम, ये बाकी के लोग या कोई और पार्टी उस चीज को तस्लीम करेगी? नहीं, मैं कहता हूं कि अब आपके पास एक और कोर्ट बनानी पड़ेगी। ये नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट एक तो ट्रायल कोर्ट नहीं है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के तौर पर इस मुकदमे को चलाया था, वो नहीं थी ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट बहुत लोअर होती है, नीचे होती है जाकर, वो डायरेक्ट कैसे एक दरखास्त पर आकर जो है वो बाकायदा समाज शुरू कर दे। और ट्रायल कोर्ट के तौर पर ट्रायल को अगर कोई पिटीशन आती भी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रेफर करते किसी लोअर कोर्ट में कि वहां ले जाएं। अब जब सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला कर ले, फिर रिव्यू भी मुस्तरद कर दे और फिर नया केस खुले तो फिर तो एक नया मसला पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान में एक संगीन किस्म का आईनी बहरान पैदा हुआ है इस फैसले से। अगरचे फैसला जो हुआ वो ठीक है, जिन लोगों को नाअहल करार दिया गया था, गैर कानूनी तौर पर नाअहल करार दिया गया था और उनके साथ कोई इंतकामी कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब आपने इंसाफ देने का तरीका अख्तियार किया तो उसके लिए कोई ना कोई जवाब तो होता। जैसे भुट्टो साहब का केस है, इसमें एक सदारती रेफरेंस मौजूद है। ठीक है, जिस तरह से भुट्टो साहब के केस की आप बात कर रहे हैं, एक टीवी प्रोग्राम में भी देखा गया कि जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम के बयान को तस्लीम करके फैसला किया जा सकता है। आप फिर इसमें क्या देख रहे हैं? नहीं, इसमें ये कि जज साहबान बताएं आकर सूरत हाल क्या थी, जज साहबान ने क्यों ये फैसला किया, क्यों जेआईटी बनाई गई थी, जेआईटी ने क्या नतीजे हासिल किए, पनामा केस क्या था, पनामा में से क्या निकला था, पनामा के हकायक क्या थे, ये सारी चीजें सामने आए तब पता चलेगा जज साहबान किससे मुतासर हुए, किस चीज से मुतासर हुए, कौन सी चीज थी जो इस फैसले पर गए और नाइंसाफी जाकर की, उन्होंने इंसाफ का कत्ल किया। वो जो भी जज साहबान थे उन्होंने बाकायदा नहीं इसको देखा था। अब ये बात खुल रही है ना, चीजें खुल रही हैं, हमारे दिल में एहतराम, हमारे पास कोई और अदलिया नहीं है, हमारे पास यही सुप्रीम कोर्ट है। मैंने ये बात कोर्ट नंबर 1 में की थी, जस्टिस साकिब निसार के रूबरू एक फैसले पर वो बात कर रहे थे, डायरेक्ट फैसला दे रहे थे। मैंने कहा हुजूर खुदा का वास्ता है, आप बताएं कोई और बिल्डिंग है जहां हम जाएंगे, किसी और बिल्डिंग में जाकर बात करेंगे, कोई और इमारत है जहां पर जाकर बात करेंगे। आप डायरेक्ट अगर यहाँ पर बैठकर बात करेंगे और आयन का आर्टिकल 10
ये साफ कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत लोगों को दें। कौन सा ड्यू प्रोसेस हुआ था? ड्यू प्रोसेस ये था कि लोअर कोर्ट में चलता, फिर ऊपर सुपीरियर कोर्ट में आता, फिर हाई कोर्ट में आता, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता, तब जाकर ये होता। इससे मुख्तसर ये लगारी साहब कि जब भी चढ़ते हैं सियासतदान ही इदारों की अना की भेंट चढ़ते हैं, और इसका सबूत हमने देख भी लिया। बहरहाल एक और अहम मामले पर आपकी राय लेना बहुत जरूरी है। ये बताएगा मौलाना फजल रहमान के दौरे अफगानिस्तान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस वक्त जहां हम मुल्क में इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं, वहीं पर मौलाना इलेक्शन में इल्तवा भी चाहते हैं। ये बात वो बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? जाती मंशा है या किसी का मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इस मैसेज की कोई बात नहीं होगी। मौलाना के अगरचे उन्होंने कभी तालिबान को एक कुव्वत के तौर पर तस्लीम नहीं किया था, तालिबान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते, बज़ाहिर हमें यही लगता है। मौलाना समीउल हक के थे, मौलाना फजल रहमान के नहीं थे, और तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात नहीं थे। अब गए हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं, उसी मसलक के, उसी तरह के आदमी हैं जिस तरह के तालिबान के माइंडसेट जैसा भी है वैसे ये भी हैं, और उनसे बात करने गए होंगे। कम से कम ये बात करने होंगे कि भाई अपने ये जो तालिबान आपके पास बैठे हुए पाकिस्तानी तालिबान, इनको कंट्रोल करें और इनको हमारे ऊपर हमला करने से रोकें। हो सकता है कि ये बात हो, मुझे नहीं मालूम कि वो किस सिलसिले में किस एजेंडे के तहत गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के बहुत ही एक अहम केस के हवाले से समाअत हो रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की हम बात कर रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से देख रहे हैं हम, रिलीफ मिला है ताहयात नाहली केस में नवाज शरीफ को, और जहांगीर तरीन के हवाले से बात की जा रही है। सवालात यही उठ रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से कहती आ रही है, तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी इसी तरह से जल्द रिलीफ मिलेगा? और जो चीफ जस्टिस के बहुत ही अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, उस पर भी कमेंट कीजिएगा, जिसमें वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या देखा जा रहा है कि क्या इसमें प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट कसूरवार थी, प्रोसिक्यूशन, या उस वक्त का जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कसूरवार था? देखिए, सबने मिलजुल के ये काम किया था। उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रेशर डाला, कुछ जजों ने कबूल किया प्रेशर, कुछ जजों ने नहीं किया। तो जिन जज साहिबान ने ये प्रेशर कबूल किया वो इस अदालती कत्ल में शरीक थे। तो ये तमाम सिलसिला है जिसको कि हम सामने लाने जा रहे हैं। जब आप रिलीफ की बात करते हैं इस केस में, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो शहीद हो गए, बरसों गुजर गए, उन्हें शहीद हुए, तो वो फिर से जिंदा तो नहीं हो सकते, लेकिन तारीख़ को दुरुस्त किया जा सकता है। और हमारा पहला मकसद तो ये है कि तारीख़ को दुरुस्त किया जाए, हक़ाइक़ को सामने लाया जाए, ये बताया जाए कि किस तरीके से एक फौजी आमरीत ने दबाव डाला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस तरीके से कत्ल किया गया। तो हमारी तारीख़ दुरुस्त हो। दूसरी बात ये कि आइंदा के लिए ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए कि कोई भी हुकूमत दबाव डाल के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले ले सके। यानी अदलिया की आज़ादी के लिए और उसकी आज़ादी की ज़मानत देने के लिए कि वो किसी किस्म का प्रेशर उन पर नहीं डाला जाएगा और वो कबूल नहीं करेंगे उसे कोई प्रेशर अगर डाला जाता है। ताजउद्दीन साहब, जिस तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं उसी तारीख में एक शख्सियत रही हैं अहमद रजा कसूरी साहब, वो भी अदालत में मौजूद हैं। उन्होंने ही अपने वालिद नवाब कसूरी के कत्ल का इल्ज़ाम साबिक वज़ीर आज़म पर आयद किया था। आप उस इल्ज़ाम को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो इल्ज़ाम भी इस मुकदमे पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, मैं इसमें जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही है, लेकिन जो इल्ज़ाम लगा था FIR के अंदर वो ये था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अहमद रजा कसूरी को कत्ल कराना चाहते थे। जो FIR आई, अहमद रजा कसूरी इसके बाद भी जाके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले, पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्त की उन्होंने, और आज भी खुदा के करम से वो जिंदा हैं। तो जिस शख्स को कत्ल करने का और कत्ल करने के इरादे का इल्ज़ाम शहीद भुट्टो पे लगा FIR के अंदर, वो शख्स तो अभी तक जिंदा है।
ठीक है, लेकिन अभी जिस अदालती सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब के भी रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब पूरा एतमाद है इस कोर्ट पर, कॉन्फिडेंट है वो इस हवाले से? देखिए, बड़ी बात यह है, एक उम्मीद इसलिए भी बनती है कि 10 साल तो इस रेफरेंस को सुना ही नहीं गया। सदारती रेफरेंस था, प्रेसिडेंट हाउस से आया था, इसको सुना ही नहीं गया। और इस कोर्ट ने, जिसकी सरबराही मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं, उसने इस केस को निकाला है और इसकी सुनवाई शुरू की है। तो अगर उन्होंने ये सुनवाई शुरू की है तो जाहिर है कि हमें पूरा यकीन है कि इंसाफ भी इस सिलसिले में दिया जाएगा और तारीख को दुरुस्त किया जाएगा। तो सर, तारीख में तो हमने फिर ये भी देखा है ना कि एक कानूनी माहिरीन की बड़ी तादाद भी इसको अदालती कत्ल करार देती आई है। इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया, कहा भी किया गया, मजीद कहा जाता भी रहा है। और इस सब भी साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने उस सिलसिले में किसी आलमी रहनुमा की सिफारिश भी कबूल नहीं की थी। क्या वजह थी कि ऐसी क्या दुश्मनी थी जो ये सब कुछ करना पड़ा और फिर हमने देखा कि एक लीडर को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? देखिए, जो तसादुम है वो जमहूरियत और आमरियत का है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से किसी की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, ना ही उनका किसी से झगड़ा था, इंतकाम लेना था। लेकिन बात यह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुर्म यह था कि वो मुल्क के गरीबों को ऊपर लाना चाहते थे और उनको बराबर का दर्जा देना चाहते थे। किसान, मजदूर, तालिब इल्म, ये सब जो कि मुल्क में एक मसावात का निज़ाम देखना चाहते हैं, वो सब उनके साथ थे। और जिस तरीके से वो तब्दीलियाँ कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर में जिस तरीके से सरमायाकारी हो रही थी, 12% ऑफ द GDP वो पब्लिक सेक्टर की सरमायाकारी थी, रोज़गार पैदा हो रहा था। फिर ये कि जो बैंक थे उनको कौमी मिल्कियत में लिया गया था और वो सरमाया जो था वो इस्तेमाल किया जाना था मुल्क की तरक्की के अंदर। तो सारा झगड़ा इस बात का है। अब आप देख रहे हैं कि मुल्क बैंक जो है वो न सिर्फ उनकी निजकारी हो चुकी है बल्कि वो गैर मुल्की हाथों के अंदर चले गए। तो इस वक्त पूरा बैंकारी का निज़ाम, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो सारा का सारा गैर मुल्की हाथों के अंदर चला गया, अवाम के हाथ में नहीं। ठीक है तासब, कल एक और अहम फैसला भी सामने आया है जिसमें सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत का तयन किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अब इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल हो चुके हैं। देखिए, ना तो कानून ना ये फैसला किसी खास शख्स के लिए है, बल्कि हमारी एक जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो कि इलेक्शन एक्ट में तरमीमात का जायजा ले रही थी, उसकी, और जिसका मैं भी मेंबर था, अली ज़फ़र साहब मेंबर थे, नवीद कमर साहब मेंबर थे, तारड़ साहब उसके मेंबर थे। तो हमने ये महसूस किया कि हर सज़ा की एक हद होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इस मुद्दत तक ये सज़ा रहेगी, यानी अगर, और वो कानून के अंदर दी होती है। ये एक ऐसा कानून था जिसमें सज़ा की कोई हद नहीं थी कि जी नाअहली तो होगी, लेकिन नाअहली कितनी मुद्दत के लिए होगी। और इसलिए उस कमेटी की सिफारिश थी कि नाअहली की मुद्दत को 5 साल किया जाए, और उस सिफारिश को पार्लियामेंट के दोनों ईवानों ने कबूल किया और जॉइंट सेशन के अंदर इस कानून को हमने पास किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला दिया है वो यही है कि कानून के मुताबिक। तो फिर ताज हदीर साहब, आपको लगता है कि आगे चलकर बानी PTI को भी इस सिलसिले में रिलीफ मिल सकता है? चले इस पर भी आपसे बात करेंगे, वक्त की कमी है, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज प्रोग्राम का स्टार्ट ही हमने कहा था कि हेल्दी वेल्दी पाकिस्तान से करेंगे। तो हेल्दी वेल्दी सिर्फ आपने अपनी बॉडी फिटनेस से नहीं होना होता, आपने अपने जहन से भी होना होता है, क्योंकि जहानत किसी की मिराज नहीं होती है।
ज़हीन बच्चे जो है वही ज़हीन होते हैं और पाकिस्तानी नौजवान लड़के लड़कियां दुनिया भर में अपनी जहानत के हवाले से एक अपनी पहचान रखते हैं और हम देख ही रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे होनहार नौजवानों से आपकी मुलाकात जरूर करवाएं जो कि उनका नाम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में रोशन बिल्कुल ऐसी है। आज भी हमारी मेहमान ऐसी हैं जिन्होंने अपने कारनामे की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट का एजाज अपने नाम कर लिया है। आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं हुरिया बतूल से, जो हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं। हुरिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। बहुत मुश्किल फील्ड है चार्टर्ड अकाउंट बनना, तो मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है जरा आपका भी कोई सोच ले कर नहीं सकते हैं। मैथ के हिसाब से कोई इतना अच्छा नहीं है, नंबर्स की साइंस है, तो ये जो मेरी नजर में तो ये कारनामा ही है। ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया आपने? अच्छा, थैंक यू सो मच पहले तो इनवाइट करने के लिए मुझे टू दिस शो। अच्छा, सो बेसिकली अगर मैं देखूं कि मैं कैसे इतनी यंग एज में मैंने सीए कर लिया, तो आई थिंक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैंने ओ लेवल्स किया था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्री प्लान था ये सब कुछ। मैंने जब अपना 7th ग्रेड कंप्लीट किया तो मेरे फादर बिकॉज ही वॉज अ प्रोफेसर, तो वो मुझे एक दिन अपनी अकेडमी लेके 7th ग्रेड खत्म करने के बाद, और एकदम से उनकी और एक और टीचर की डिस्कशन हुई और उनके दिमाग में आया कि यार इसको ना ओ लेवल्स में अपियर करवा देते हैं अभी इसी अटेम्प्ट में। अच्छा। तो आई वॉज 13 जब मैंने ओ लेवल्स अपना क्लियर कर लिया था, और इस तरह नेक्स्ट ईयर में ए लेवल्स मैंने प्राइवेटली एग्जाम्स देके मैंने अपना ए लेवल्स क्लियर कर लिया। तो उसके फौरन बाद ही मैंने अब सीए स्टार्ट कर दिया था। नंबर्स पे मेरी ग्रिप, बिकॉज मेरे फादर वाज अ प्रोफेसर, मैथ्स पढ़ाते थे, तो आई थिंक वो मेरे जीन्स में था कि आई वाज गुड विद नंबर्स। ठीक है। तो तभी मेरा जो रुझान था वो अकाउंटेंसी और नंबर्स की तरफ बढ़ गया था जब मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स कर रही थी। तो उसके फौरन बाद भी मैंने अपना सीए स्टार्ट कर दिया जब मैं 14 ईयर्स की थी। आर्टिकल्स मेरे PwC से हैं, इट्स वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स। और जब मैं 19 इयर्स की थी तब मैं क्वालिफाई मैंने किया था अपना सीए। अच्छा, हमने देखा है कि अभी तक एक मिथ लोगों के माइंड में है, वो ये कि लड़कियां जो हैं इतने टफ सब्जेक्ट्स की तरफ नहीं जाती हैं। दे स्टिल लाइक मिथ है कि ये स्पेशलाइजेशन जो है वो उनको इन सब्जेक्ट्स में करनी चाहिए जहां पे उनको वेलकम किया जा सके। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अब खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल से हमें इससे बाहर निकल कर आ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अभी भी ये लगता है कि कोई ना कोई ऐसा सवाल करता होगा, तुमने कैसे कर लिया, तुम कैसे कर लेती हो, ये वाले सवाल अभी भी होते हैं। आई एग्री अभी भी इस तरह का अनफॉर्चुनेटली एक नॉर्म है कि लड़कियां जो है वो इस फील्ड में कम है एज कम्पेयर टू, और कहा जाता है कि बड़ी ड्राई फील्ड है। बट आई बिलीव बीइंग अ गर्ल और इस प्रोफेशन में सिंस 2016 काम भी कर रही हूँ, तो आई बिलीव कि ये फील्ड जो है लड़कियों के लिए स्पेशली काफी अच्छी फील्ड है बिकॉज ऑफ द वर्क आवर्स एज कम्पेयर टू, जो अगर हम देखते हैं जो मेडिकल में जाती हैं लड़कियां उनसे अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी फील्ड है। आपकी एक फिक्स टाइमिंग्स हैं, आपकी एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा मिल जाता है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी भी हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि लड़कियां इस फील्ड में जाके इसको परस्यू कर सकती हैं। बट आई थिंक कि ग्रेजुअली आई थिंक इम्प्रूव हो रहा है ओवर द पास्ट 5 इयर्स। अगर मैं ट्रेंड देखूं तो लड़कियां जो हैं अब इस फील्ड में काफी आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आने के लिए भी जिस तरह से आपने तो पहले कह दिया कि आपको तो एक जेनेटिकली गिफ्ट भी मिल गया, लेकिन जाहिर बात है आपकी अपनी मेहनत भी साथ एडअप होगी, तो बड़ा स्टेमिना चाहिए पढ़ने के लिए भी, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर रूटीन क्या होती थी आपकी? रूटीन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं पढ़ती थी, काफ़ी पढ़ती थी, बिकॉज मैंने सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया था। सिंस ओ लेवल्स मैंने जब ओ लेवल्स में भी थी तो मैं सेल्फ स्टडी किया मैंने, बिकॉज प्राइवेटली मैं अपियर हुई थी इन बोथ ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। तो एक मेरा उस तरीके से टेम्परामेंट बिल्ड था, तो सीए में भी मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी किया। बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काफ़ी पढ़ना तो बढ़ता है, लेकिन इट्स मोर अबाउट कि आप पैशनेट कितने हो इसको लेके। अगर मैं सीए के फेलियर की ही बात करूं तो आई थिंक मेन रीज़न जो सीए में फेलियर की है कि शायद लोग अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं देखते कि उनकी स्ट्रेंथ्स कहाँ पर हैं, कि आइदर क्या उनकी इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए स्ट्रेंथ्स हैं कि नहीं है। नॉट बिकॉज के आप यू आर नॉट गुड इनफ, बट क्या आप इस फील्ड के लिए ठीक हो कि नहीं हो। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट दिस थिंग, अगर आप नंबर्स में अच्छे हो, अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग कि आप इसमें
आपको परस्यू करना चाहिए। लोग अपनी पर्सनैलिटी से हटकर अपना जो है ना माइंड मेकिंग कर रहे होते हैं। उसके भी कुछ रीजंस हैं। कोई फैमिली का प्रेशर होता है कि एनओसीए बनाना है, तो वो इस तरह के प्रेशर्स भी हमारी फैमिलीज में है। बच्चों को गाइड ठीक से नहीं किया जाता है। जैसे भी हमारे यहाँ जो सिस्टम है, मैट्रिक के बाद अब वो बच्चा इधर उधर देख रहा होता है कि मैंने करना क्या है, तो पहले से एक प्लानिंग नहीं की जाती है। ये भी बहुत सी वजूहतें हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज एंट्री सीए की अगर हम बात करें तो एंट्री बहुत आसान है। इसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो एंट्री तो ले लेते हैं, बट वो देखते नहीं है कि क्या हमें आगे चल के हमने क्या करना है इसमें। तो ये एक मेजर रीजन है जो सीए में फेलियर की रेशो को काफी बढ़ा देता है। लेकिन मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है जो अपने शौक से आए हैं सीए में, मैंने उन्हें 90% 95% को पास होते ही देखा। अच्छा, लेकिन हुरिया, ये जो 95% पास होने वाले जितने भी आप लोग सीए स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि जिस फील्ड से आप होते हैं, दोस्तों में महफिल में भी बात उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती है, क्योंकि सब एक थॉट ऑफ उसके स्कूल के बंदे होते हैं। तो कभी आप लोगों ने बैठकर सोचा है कि पाकिस्तान का जो ये डिपार्टमेंट है ये बड़ा बुरे तरीके से परफॉर्म करे, यार कभी इसका ऑडिट करना है। हमारी रेलवेज हैं, हमारा एयरलाइंस हैं, हमारी स्टील मिल्स हैं, ठीक है। हाँ, तो आपका खुद का कि यार अगर मुझे ये मिले ना मौका तो मैं इस डिपार्टमेंट का जरूर ऑडिट करना चाहूंगी। एक्चुअली हाँ, सही कह रही हैं कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो इस तरह के टॉपिक्स अक्सर आ जाते हैं कि हाँ कि इसका ऑडिट होता है तो क्यों नहीं पकड़ा जाता ये, या ये ऑडिट पे क्यों आइडेंटिफाई नहीं होता। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब हम फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा वो डिस्कस करते हैं कि इसका तो लाजमी ही होना चाहिए? आई थिंक मोस्टली गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टीज का। अच्छा, सबसे मुश्किल काम की तरफ आप गई हैं, और जिन लोगों पर आप हाथ डालने की कोशिश करें उन पर तो कोई बंदा भी हाथ नहीं डाल सकता। बहुत शुक्रिया हुरिया बतूल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान को लेकर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह मोहम्मद ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया है, और पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर खान के पहुंचने तक अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह मोहम्मद ने अदालत में जवाब जमा करवाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान के पहुंचने तक अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया है। बिल्कुल एक ऐसा केस कि जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का मुस्तकबिल टिका हुआ है, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, आज जो है बली के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में केस जो है वो उसकी हियरिंग हुई है। अब पीटीआई के जो वकील है बैरिस्टर गौहर, वो नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए पीटीआई के एक और वकील ने अदालत को इस्तदा की है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो रास्ते में और उनके पहुंचने तक केस को जो है वो मुलतवी किया जाए। तो इस वजह से जो डिवीजन बेंच है उन्होंने केस जो है कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया है। अभी तक बैरिस्टर गौहर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट नहीं पहुंचे, इस वजह से जो है अभी तक केस की दोबारा समाअत जो है वो भी शुरू नहीं हो सकी। यहाँ पर मैं बता चलूं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटर पार्टी इंतखाबात को 22 दिसंबर 2023 को इंटर पार्टी इंतखाबात कायम करार दिए गए थे, और पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो वापस किया गया था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला ने 26 दिसंबर को रिट दायर की थी, और उसी दिन जब रिट की समाअत हुई तो बल्ले का निशान जो पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअख्खर किया था। ताहम 3 जनवरी को दोबारा इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो पेशावर हाई कोर्ट का जो पहले फैसला था वो उसको कायम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था। आज जो है डिवीजन बेंच जो है उस केस की समाअत करने जा रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद खान, हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत से मुतालिक, बच्चों की सेहत से मुतालिक। और जरा आपने पहले मुझे कहा था कि आप प्रोग्राम को शुरू करें, वो खुद बोलने लगी। नहीं, मैंने कुछ और कहा था। एनीवेज कोई बात नहीं। हाँ। चलिए ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ओके, एनीवेज हम प्रोग्राम में आज बात कर रहे थे पोलियो के हवाले से। हमने प्रोग्राम का स्टार्ट लिया था, तो हमने सोचा था कि आगे चलकर हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बच्चे सभी के बड़े अजीज होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। तो बड़ी छोटी सी उम्र में आपने इनकी सेहत का ख्याल रखना होता है। पेरेंट्स
ठिठुरते हुए सर्दी में इस बात को तो ख्याल रख रहे हैं कि उन्हें कौन सी गर्म ग़िज़ा है वो खिलानी है, उन्हें कंबल में लपेट के रखना है, उन्हें गर्म पानी से नहलाना है, बच्चों की मॉइस्चराइजिंग करनी है। लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है जिससे अक्सर पेरेंट्स नजरअंदाज भी कर जाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास तौर पर पोलियो की वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करने जा रहे हैं। हमें आज ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब, जो कि हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चों की बीमारियों के हवाले से बड़ा ही वसी तजर्बा रखते हैं। और डॉक्टर साहब का मकसद भी यही है कि बच्चों या नौजवानों को मुतासिर करने वाली जो बीमारियां हैं उसके हवाले से आगाही और इलाज फराहम करना है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पोलियो से मुतासरा बहुत सारे बच्चों का इलाज भी किया है, तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बच्चों को पोलियो की वजह से होने वाली जो जिस्मानी माजूरी है उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पोलियो का जो खात्मा है वो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और वो भी उस वक्त में जब दुनिया में तकरीबन पोलियो का खात्मा हो चुका है। तो आप एक तो पहले किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा किस तरह से हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने खुद फरमाया कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से ये अब खत्म हो चुका हुआ है। देखें, आज से आप 30-40 साल पहले की बात है, जो 1988 से पहले ये दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों में पोलियो हुआ करता था। अब तो लोगों खत्म हो गए ना, लोगों को भूल गया कि पोलियो भी था कोई चीज। अच्छा, जब 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिसाइड किया कि पोलियो एक डिजीज है जो एरेडिकेट हो सकती है स्मॉल पॉक्स की तरह, क्योंकि कुछ डिजीज होती हैं वो एरेडिकेट नहीं हो सकती, कुछ जो है वो दुनिया से खत्म हो सकती हैं। तो पोलियो इज वन ऑफ दोस डिजीजेस कि जिस पे एफर्ट की जाए। जब जैसी एफर्ट शुरू की गई, वैक्सीनेशन हुई, लोगों को बाकी चीजों का ख्याल रखा गया, तो 20-25 साल के अंदर 2, 4, 5 मुल्क रह गए। और अब तो गुज़िश्ता कई सालों से सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जहां पे पोलियो के केसेस मिलते हैं। बाकी सारी दुनिया ने, हालांकि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो एजुकेशन वाइज और फाइनेंसिस वाइज, इकोनॉमिक्स वाइज पाकिस्तान से नीचे हैं, लेकिन उन मुल्कों ने भी पोलियो को खत्म कर लिया है। तो पोलियो जो है ना, असल में अब लोगों को ये वैसे भूल गया कि ये एक बड़ी जानलेवा मर्ज थी और हो सकती है। इसमें जब पोलियो होता है तो बहुत सारे लोगों को, तो ज्यादातर को तो वैसे बीमारी जैसे आती, वायरल इन्फेक्शन होती, नहीं पता लगता। फिर सैकड़ों लोगों की डेथ हुआ करती थी इसमें, और फिर मजूरी, हजारों की तादाद में लोगों की मजूरी हुआ करती थी। बाकी दुनिया ने भी पोलियो को वैक्सीनेशन से ही खत्म किया है। उन्होंने मैस लेवल पे वैक्सीनेशन की हैं, जैसे अब हमारे यहाँ पे होती है NIDs, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है, उसी तरह उन्होंने किया। फिर उन्होंने, जब उन लोगों ने अपने उनकी हेल्थ अथॉरिटीज ने लोगों को इन्वॉल्व किया और उनको बताया कि इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है, तो लोगों ने खुद ही वैक्सीनेशन के बारे में पार्टिसिपेट किया, बच्चों को वैक्सीनेट किया और करवाया, और पोलियो वहां से खत्म हो गया। तो फिर क्या वजह डॉक्टर साहब के पाकिस्तान में हर बार एक बेहतरीन कैंपेन का आगाज होता है, लेकिन ये जो डिजीज है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ये वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपने कहा ना कि पाकिस्तान उन ममालिक से बहुत बेहतर है कि जहां पर फाइनेंसिस के इशूज हैं, एजुकेशन के इशूज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस चीज पर काबू नहीं हासिल कर पा रहे। असल में इसमें दो चीजें, एक तो जो अवाम को आप कह लें कि प्रॉपरली उनकी मोटिवेशन, उनकी ब्रीफिंग, उनकी एजुकेशन, कि अवाम शायद इस चीज को कई दफा समझते नहीं। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ पे ना एक दो और चीजें हैं, हाइजीनिक कंडीशंस। लोगों को ख्याल नहीं रहता, पानी जो पीने का पानी है, बाजार से खुली चीजें खाना, इन चीजों पे भी कंट्रोल होगा ना, क्योंकि अब आप देखते हैं जब आता है कि वायरस कौन सा है जी, फलाने इलाके में सीवरेज वाटर में पाया गया, फलान जगह सीवरेज वाटर में पाया गया। ये एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं फीको ओरल रूट से फैलती है, लाइक अदर बीमारियां, जो अदर डिजीजेस जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, और इस तरह की और पेट की बीमारियां हैं, वो भी सारी ना इस तरह फैलती है कि अगर किसी को बीमारी है तो उसके जब वो स्टूल पास करता है वहां पे जाती, वहां से वो सीवरेज वाटर में जाती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इस हवाले से हम ये भी चाहेंगे कि बहुत सी ऐसी मिथ्स भी हैं, बहुत से ऐसे स्कूल ऑफ थॉट भी हैं जिसकी वजह से लोग पोलियो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। जब हम अपने कबायली इलाकों की तरफ देखते हैं, जैसे आप अफगानिस्तान की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रुझान ये भी है कि पोलियो वैक्सीन ना पिलाई जाए। जिस तरह से हम कुछ इलाकों में रिपोर्ट भी होता देखते हैं, पोलियो की टीमों को भी निशाना बनाया जाता है। कल भी इसी तरह का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। उस मिथ को भी आप क्लियर करें, एक मैसेज कन्वे करें, ताकि लोगों को आइडिया हो कि लगवानी कितनी जरूरी है और उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज ऐड नहीं है जो कि लोगों के जहनों में डाल दी गई है।
डॉक्टर साहब से दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं ये इंतहाई सेंसिटिव मैटर है कि जिसको रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम वाकई देखते हैं कि हर साल पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मुहिम का आगाज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस का हमें सामना करना पड़ता है। और हमने कल इसकी एक मिसाल भी देखी कि कल भी जो पोलियो टीम की उस पर मामूर, बिल्कुल सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार थे उनकी सिक्योरिटी को सबोताज किया गया, अटैक किया गया उन्हें। और जिस वक्त हमने ब्रेकिंग अनाउंस की थी तो गालिबन उस वक्त 10 पुलिस एहलकार जो थे वो जाम बहक हो चुके थे, और मजीद लोगों के बारे में बताया जाता है कि 15 से ज्यादा जो है वो शदीद जख्मी हैं। और फिर उसके बाद जब हतमी तौर पर हमने देखा कि एक जायजा रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें बहुत सारी हलाकतें हमारे सामने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे ऐसे जख्मी थे जिनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर दिया गया था। और अब कोशिश तो ये की जा रही है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन स्टार्ट की गई है, उसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाए। डॉक्टर साहब हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा, जो मिथ्स हैं पोलियो वैक्सीन को लेकर इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। जो एक स्कूल ऑफ थॉट बन चुका है लोगों का कि पता नहीं क्या इस वैक्सीन में ऐड है, ये नहीं लगवाना चाहिए। बहुत जगह हमने देखा, वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े भी लोगों के फिर होते हैं पोलियो टीम वर्कर्स जो है उनके साथ। देखें, जो वही बात है ना कि जो रूमर्स होती हैं वो जल्दी फैलती हैं, फैक्ट्स जो उनसे होते हैं वो जरा स्लोली ग्रेजुअली जाते हैं। अब उसमें एक रूमर का तो देखें, जो रूटीन में लोग पहले कहा करते थे कि शायद इसमें कोई फैमिली प्लानिंग की दवाई है। अब अगर फैमिली प्लानिंग की दवाई इसमें थी या बाकी दुनिया के मुल्कों में थी तो पाकिस्तान ने तो इतनी कैंपेन्स चलाई हैं इम्यूनाइजेशन डे पे, तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान की आबादी उतनी होनी चाहिए थी जो आज से 20 साल पहले। पाकिस्तान की आबादी तो हर 30 साल के बाद डबल हो जाती है। 71 में जो ये मतलब हिस्सा है पाकिस्तान का, इसकी आबादी 3-4 करोड़ के करीब थी। वो फिर अब देखें अब हमारी 24-25 करोड़ हो गई है। जिन मुल्कों ने, बाकी मुल्कों में तो आबादी इस तरह बढ़ी नहीं, हमारे हमने पोलियो भी पिलाया सारा कुछ, तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि आजकल देखें साइंस का दौर है, किसी को किसी चीज पे डाउट हो वो एक दवाई उठाए, कोई वैक्सीन उठाए, पाकिस्तान से टेस्ट करा ले, यहाँ से दवाई उठा के इंग्लैंड से टेस्ट करा ले, यूएसए से करा ले, किसी जगह जाके कहे कि ये एक मेडिसिन है, इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, वो अपनी फीस लेंगे, वहां पे वो टेस्ट करके दे देंगे। यानी आजकल के तो दौर में कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि बंदा कहे कि इसमें इस दवाई में कोई और चीज है। तो ये तो बस वही बात है ना कि चूंकि जैसे मैंने कहा कि जो अफवाहें होती हैं वो जरा एक दफा फैलती हैं तो लोग उस पर जरा अमल कर लेते हैं ज्यादा। लेकिन दूसरी चीज ये है कि देखें, जहां पे बाकी मुल्कों में भी इस तरह हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से बड़ी सख्ती होती है। जब सख्ती, अब सख्ती के देखें ना, लाइसेंस नहीं बन रहे थे, अब थोड़ी सी सख्ती हुई है। तो पंजाब में मतलब इस साल में एक सुना है, मैंने टीवी पे सुना था, 1 करोड़ से ज्यादा लाइसेंस बन गए हैं। तो इसी तरह अगर सख्ती होगी जी, जो बच्चा पोलियो को ड्रॉप्स नहीं पिएगा उसके बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं किया जाएगा, उसको किसी जॉब नहीं दी जाएगी, उसके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा या हम उसका टेस्ट करेंगे, उसको आइंदा किस बाहर जाने पे पाबंदी होगी। हर 2-4 पाबंदियां लगाएं तो अब देखें लोग खुद ही लाइनों में आएंगे और आके वैक्सीन करवाएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने रियासती सतह पर होने वाली पाबंदियों के हवाले से जिक्र किया, जो कि बहुत अच्छी बात है जो तजवीज आपने दी है। बट यू बीइंग स्पेशलाइज्ड, ये बताइएगा कि वो पेरेंट्स जो कि अभी भी इफ एंड बट्स में है कि उन्होंने अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाने हैं या नहीं पिलाने हैं, उन्हें आने वाले खतरे से निपटने के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, जो लोग अभी भी इफ एंड बट्स में ना, वो उनको वैक्सीनेशन के बारे में अब देखें, ये तो उनको एक ब्रीफ किया जा सकता है कैंपेन के जरिए कि जैसे मैंने आपको कहा है कि आज से 20-25 साल पहले लाखों की तादाद में पोलियो होता था लोगों को और हजारों की तादाद में डेथ्स होती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर खसरे से, जिन मुल्कों में खसरे की वैक्सीनेशन नहीं कराई जाती वहां पे अभी भी लाखों की तादाद में डेथ्स होती हैं। ये तो लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर बताए जाएं, बार बार बताए जाएं, मीडिया पे बताए जाएं, उनको बच्चों को स्कूलों में बताए जाएं, टीचर्स को बताए जाएं कि जी इस वैक्सीन के आने से पहले देखें, दुनिया में 2 चीजें हैं जिससे मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा कंट्रोल हुई है। एक जो हाइजीनिक कंडीशंस, पीने का साफ पानी, और दूसरा वैक्सीनेशन। इसके अलावा किसी एंटीबायोटिक से दुनिया में अमवात कंट्रोल नहीं हुई, किसी वेंटिलेटर से कंट्रोल नहीं हुई, अस्पतालों से कंट्रोल नहीं हुई। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और पेरेंट्स को इस पर भी जरा जो है वो गौर करना पड़ेगा। जहां पर बच्चों की बाकी जरूरियात का ख्याल रखा जा रहा है, वहां पर उनकी ये एक ऐसी बुनियादी जिसका अगर वो ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चों को वो जरूरियात जो वो देना चाह रहे हैं वो कहां से पूरी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक वायरल वीडियो जो कि वैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल होती दिखाई दे रही है। बच्चे इस वीडियो को बड़ा पसंद कर रहे हैं और ये है चूहों से मुतालिक। जिस तरह से चूहे अगर किसी घर में दाखिल हो जाएं
तो फिर हम सभी जानते हैं कि किस तरह की तबाही मचाते हैं और उनसे निपटना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वेल्स में एक ऐसा अनोखा चूहा सामने आया जो कि एक शख्स के बिखरे हुए सामान को समेटकर एक जगह रखने का काम कर रहा है। तो बड़ा ही अनोखा किस्म का वाकया है। एग्जैक्टली ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अक्सर चूहे काम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन ये समेटने वाला काम तो हमारे लिए भी खासा हैरानकुन है। और हम ये देख रहे हैं कि ये काम करता जो चूहा है इसको 2 माह गुजर चुके हैं, 2 महीने से ये मेहनत कर रहा है अनवर, और 2 महीने से इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो हैं उन्होंने उनके साथ ये एक वाकया पेश आया है। और दरअसल जो बलब्रोक को एक दिन में अंदाजा हुआ कि ये जो चूहा है वो मतलब ये नहीं कि उनका सामान इकट्ठा करता हुआ हमें नजर आया, क्योंकि वो सामान जो उनका मेज पर खासे अरसे से पड़ा हुआ था बिखरा हुआ छोड़ जाया करते थे। तो ये डेली जाता था और जाकर उस सामान को इकट्ठा किया करता था और वो पुरअसरार तौर पर रातों रात अपनी जगह पर पहुंच जाता था। तो वो किस तरह से पहुंच जाता था? ये साहब पहुंच जाते थे। उस राज को उन्होंने फिर मेरा ख्याल है डिस्क्लोज करने के लिए वहां पर कैमरा लगाया है, वहां पर एक नाइट विजन कैमरा जिसके मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद फिर कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया है वो यकीनी तौर पर हम सबके लिए हैरानकुन है, उन फोटोग्राफर के लिए भी बहुत ज्यादा हैरानकुन था। और इस दरियाफ्त के बाद फोटोग्राफर ने मजीद तजुर्बात करते हुए जो और ज्यादा चीजें थी उनको वहां पर छोड़ा कि वो शायद समेटने का जो काम है वो करता रहेगा। तो फिर ये तमाम जो मनाजिर थे कैमरे में कैप्चर हुए हैं और हम देख सकते हैं कि चूहा क्या करता हमें दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, समेट एक जगह हमें रखता दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक के तारों को बांधने के लिए भी तारों को बांधने के लिए भी वो हमें दिखाई वहां पर दे रहा है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगी कि इस किस्म के जो चूहे हैं ना बड़े एंटरटेनिंग होते हैं। और मेरे ख्याल से आपको याद होगा हमने एक और वीडियो भी शेयर की थी और एक हमने रिसर्च शेयर की थी कि जो एक वेल मछली है उससे बात करने की जो है वो भी कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर वो चीज सामने आ जाए ना तो सोचे जरा ऐसे ऐसे भी एंकर्स हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हैं जो कि चाहेंगे कि इस किस्म के चूहों का वो इंटरव्यू करे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई कारनामा हो रहा होता वो तो फोटोग्राफर ने सोच लिया कि कैमरा लगाना चाहिए। हाँ। तो यही कहा जाना था कि जन्नात हैं जो रात में आकर ये सारा काम कर जाते हैं। इस घर पे किसी का साया है, लेकिन ये नहीं पता कि एक चूहे का साया होगा। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो कि हमने सोचा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम अपडेट भी है, वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी हो चुका है कि 190 मिलियन पाउंड केस में खासी अहम पेशरफ सामने आई है। एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सील्ड करने का हुक्म दे दिया है। फराग गोगी और वकील ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम समेत दीगर मुल्ज़िमान के असासे और बैंक अकाउंट मुंजमद करने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। ज़िशान सैयद हमारे नुमाइंदे ज़िशान सैयद हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी ज़िशान। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने बड़ा फैसला दिया और 190 मिलियन पाउंड्स के रेफरेंस जो है इसमें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने पीटीआई रहनुमाओं शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराग गोगी के जो तमाम असासे हैं उनके मुंजमद करने, बैंक अकाउंट्स और गाड़ियों को जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। और इस केस में जो दिगर मुल्जिमान हैं उनकी भी असासे मुंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट जो है वो भी गिरफ्तार जारी कर दिए और 11 दिसंबर को इन मुल्जिमान के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए थे, जो कि आज उनकी जो असासाजात है उनको मुंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़िशान सैयद, हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब हम कुछ बात करेंगे खाने पीने के हवाले से। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम खाने पीने की कितनी ज्यादा शौकीन है और खास तौर पर जो हमारे देसी खाने हैं, सिर्फ लाहौर की सबसे ज्यादा बात की जाती है, लेकिन जो कराची वाले हैं इस बार हम देख रहे हैं कि वो बाजी ले गए हैं। और कराची के पकवानों की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की एक बड़ी ही जबरदस्त सी सौगात जिसको कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, वो है जी जाहिद निहारी, जिन्होंने अब एक क्रेडिट अपने नाम किया है। दुनिया के 100 में से जो रेस्टोरेंट्स हैं, आला तरीन मकबूल रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें वो 89वें नंबर पर अब रैंक किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी एजाज की बात है। और मुझे ये बताइए कि आपने जाहिद निहारी खाई है?
मैंने तो अभी ट्राई नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह आप जरूर करेंगे, किसी से मंगवाएंगे, क्योंकि मैं देखा हाँ, जो कराची से आने वाले लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल उसमें बड़ी मजे की निहारी होती है, ऐसे ही है। और निहारी के साथ जब ताफ्तान हो तो यकीन कीजिए मजा जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। मैंने जाहिद निहारी बहरहाल ट्राई की, वे बहुत मजे की ये निहारी होती है। लेकिन मैं ये सोचकर थोड़ा सा हैरान हो रही थी अनवार के, कराची की बिरयानी बड़ी फेमस है और बिरयानी पर मतलब जो है ना बाजी लगी है वो निहारी, हाँ वो निहारी लगी है। बट ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, जाहिद निहारी जो है वो कितनी पॉपुलर है और क्यों पॉपुलर है, इस बारे में जान लेते हैं। सुमैया खुर्शीद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, अच्छा वाला लोग। कराची के हर इलाके में दस्तयाब चटपटी, मसालेदार, खुश रंग, जायकेदार निहारी। ऊपर से छिड़का सब्ज धनिया, कुतरी हुई हरी मिर्चें, अदरक और लीमू, तो किसी ने डाला ऊपर से गरम मसाला और किया निहारी का मजा दोबाला। कराची के रेस्टोरेंट जाहिद निहारी को इसके पकवान की महारत की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया है और उसका शुमार दुनिया के 100 मशहूर रेस्टोरेंटों में किया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है निहारी कराची की सौगात है, बैरून मुल्क जाने वाले इसे बतौर सौगात भी ले जाते हैं। निहारी एक रिवायती डिश है हमारी और हमारे बड़े दिल्ली से आए थे, तो ये मशहूर भी दिल्ली से ही है निहारी। तो अब तो एक पाकिस्तान की और एक कराची की एक रिवायती डिश हो गई है, तो लोग बड़ा पसंद करते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों के मुंह में ऐसा टेस्ट जाए कि कहीं और जाए नहीं हो। निहारी के शौकीन कहते हैं सुबह निहारी, दोपहर निहारी, रात निहारी, शाम निहारी। हम जब भी निहारी खाते हैं, जब भी मूड बनता है तो हम जाहिद निहारी पर आते हैं। अच्छा, इनकी एक और बात मुझे अच्छी लगी, जैसे इनकी सदर की ब्रांच है, सेम एनवायरनमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। निहारी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक्चुअल आया हुआ हूँ फैसलाबाद से, तो मैंने आज ये फर्स्ट टाइम जाहिद निहारी खाई है, मुझे बड़ी पसंद आई। और पंजाबी आपको पता है वैसे ही खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, तो मज़े की लगी हमें। मुझे तो निहारी पसंद है सादी, और हम काफ़ी दूर से आए हैं खाना ये निहारी खाने। मैं ऑस्ट्रेलिया से जाहिद निहारी खाने आया हूँ और ये दुनिया के 100 मकबूल तरीन रेस्टोरेंट में शामिल है। ये अगर हम थोड़ी भी बनाए ना तो इतनी बन जाती है कि 2 दिन हो जाती है, 2 टाइम नहीं 2 दिन, इतनी बरकत है कड़ी की तरह। हम लोग साउथ अफ्रीका से आए हैं, ओवरसीज से, और हम लोग हमेशा हर साल जितनी मरतबा भी आते हैं हम लोग जाहिद की निहारी खाने आते हैं। और अगर बिरयानी के बाद अगर आप किसी चीज़ को प्रिफेर देते हैं तो वह है निहारी, और जाहिद की निहारी मैं कहूँ सब खानों में मकबूल चीज़ है और खानों में क्वीन कहलाती है निहारी, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप लोग भी आइए और यहाँ पर आकर जायद की निहारी टेस्ट कीजिए। फ्राई मगज निहारी, पाया निहारी, नली निहारी और मुर्ग निहारी के जायकेदार निहारी का कोई जवाब नहीं। गाय की, बौंग की, बोटी के गोश्त की निहारी को पसंदीदा जाना जाता है। लेसदार मसाले में डूबी बौंग की बड़ी सी बोटी और बेहतरीन मसालों की आमेजिश बनाती है निहारी को तमाम खानों में मुनफरिद। कैमरामैन शाहमीर के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़ कराची। जी, तो ये सेगमेंट हम लोगों ने आपके लिए ना बड़ा खाने पीने से भरपूर रखा है। निहारी तो हमने आपको खिला दी, लेकिन अब अगर धूप नहीं निकल रही तो क्या बात है। निहारी ये भी सुबह निहारी, रात निहारी, दिन निहारी, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। कभी कभी इस तरह के जो खाने हैं वो खाने चाहिए। एतदाल बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी हेल्थ के हवाले से ये सेगमेंट डिजाइन है। और अब हम बात करने जा रहे हैं किन्नू के हवाले से, जो कि वो फल है जिसकी सबसे ज्यादा पैदावार पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इतने कम रेट्स पर हमें विटामिन सी जो है वो मिल जाता है। मौसम सरमा की सौगात में मुतअद्दिद ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होते हैं। बिल्कुल, हम ये भी देख रहे हैं विंटर सीजन में जिल्द के खुश्क होने के मसले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको भी प्रोक्योर करने के लिए ना ये खासे मददगार साबित होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं आपकी स्किन के लिए। अक्सर हमने ये देखा अगर बदहाजमी का शिकार हो जाए लोग, मतलब निहारी खाने के बाद अगर जो लोग ज्यादा खाएंगे तो वो जो है वो जरूर विटामिन सी को अपनी ग़िज़ा में ऐड करें। और माल्टों का जूस जो है, किन्नू का जूस जो है वो लाजमी पिए, जिससे ये आपका हाजमा जो है वो भी मजबूत रहेगा। और इसके अलावा ये कि जो आपको सीने में जलन होती है, फिर तेजाबियत होती है, जो कि हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी कह रहे थे कि वो एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, तो उन चीजों का जो खात्मा है वो विटामिन सी का जो सोर्स है वो उसको बड़ा फ्रूटफुल बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इस फल में जिस तरह से मिनरल्स हैं, विटामिन्स मौजूद हैं जो मैदे की तेजाबियत को भी कम करते हैं। विटामिन सी है, मिनरल से भरपूर किन्नू में विटामिन सी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये विटामिन जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं मौसमी नज़ला जुकाम है, उससे हमें काफी हद तक सेफ। अच्छा, लेकिन अनवर देयर इज अ बिग क्वेश्चन। देखिए हमारी रिसर्च जो हम लोगों ने स्टडी की, जो हम लोग अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं, वो ये कि नज़ला जुकाम से बचाने में मदद देती है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक रुझान है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि किन्नू नहीं खाना, मौसमी नहीं खानी, तुम्हें नज़ला जुकाम हो जाएगा, तो बच्चों को खाने से रोक देते हैं। यही जानने के लिए एग्जैक्टली बुलाया है, और वो हमें बताएंगी कि ये क्या मिथ है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरह लेकर चलना चाहिए। माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर समरा साबिर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब भैया आपके वक्त के लिए सबसे पहले निहारी का पैकेज तो आपने देख लिया था, और किन्नू पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि अब निहारी को बैलेंस भी करना है। तो ये जो एक वही जरिया वाली बात है कि जो एक मिथ है या एक कॉन्सेप्ट है कि नज़ला जुकाम हो जाएगा इसलिए किन्नू नहीं खाना, और वैसे तो हम यही सुनते आए हैं कि इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जी ठीक है, हम किन्नू पे थोड़ी ऐसी एक सेकंड के बाद बात करेंगे। मैं पहले एक छोटी सी एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए कोई भी फास्ट फूड है, निहारी है, या कोई भी जो चीज़ है ना, हम लोग अक्सर या आप लोगों को भी सुनने को मिलता होगा कि ये खा लिया है ना तो उसके बाद या तो वर्कआउट कर लेना या कोई हेल्दी चीज़ खा लेना, वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने भी बात की। अब देखिए एक चीज जो आपने हाई कोलेस्ट्रॉल वाली, हाई फैट वाली चीज खाई है, वो जंक फूड है, वो निहारी है, व्हाटएवर जो भी है, वो तो आपकी बॉडी पे जो उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया है, क्या वो हेल्दी चीज उसको कवर कर देगी? कभी भी नहीं करेगी। हम अक्सर कहते हैं भाई आज अगर आप डाइट पे हो या कुछ भी है, ये खा के बाद में घंटा वर्कआउट कर लो, बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप वो कैलोरीज जरूर बर्न करेगा, लेकिन जो आपके दिल पे, जिगर पे, मैदे पे जो ऑलरेडी वो चीज इफेक्ट कर गई है, वो सब ये बता दो ना, जिन लोगों को निहारी पसंद है वो खा गए हैं अगर, तो कैसे बैलेंस करें? ये बैलेंस नहीं हो सकती, ये आप इसको जो है ना लिमिट करके खाएं। हफ्ते 2 हफ्ते में एक दफा मोर देन इनफ। ठीक है, और बाकी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। निहारी में फिर कभी बात करेंगे। हाँ, किन्नू की बात करें तो आपको पता है ये सीजनल फ्रूट है, और हर जगह पे ये मेरे ख्याल से वो वाहद फ्रूट है जो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जिसको ये ना पसंद हो। सभी खाते हैं शौक से। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि बच्चे नहीं खाते, बड़े नहीं खाते, तो ये हमने नहीं खाना। लेकिन ये है कि आप हर बंदा इसको इजीली खा जाता है, और इसके बेनिफिट्स भी तो फिर उसी हिसाब से हैं। और सर्दियों का मौसम होता है, आपको पता है कि स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो सीजनल फ्रूट का कोई ना कोई फायदा तो होता है, तभी वो उस सीजन में आती है। सर्दियों में हम पानी नहीं पीते, हमारी स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, तो जो इस वजह से विंटर्स में हमारे पास जो है ना वाटर कंटेंट वाले फ्रूट ज्यादा आते हैं, उसमें किन्नू भी है, तो इसके ये विटामिन सी रिच है। ठीक है, इसके बारे में मैं आज आपको बहुत ऐसी चीजें भी बताऊंगी जो आप लोगों ने पहले सुनी नहीं। लेकिन पहले वो बता दीजिए कि जो बच्चों को ये कह रहे होते हैं ना पेरेंट्स की, ये मत खाओ, नज़ला जुकाम हो जाएगा, ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, बिल्कुल मिथ है। हम लोग ये भी कंसेप्ट होता है कि अक्सर लोग कहते हैं रात में मत खाओ, या सुबह ना खाओ, या इस टाइम इसको धूप निकली हो तो सिर्फ तभी खाओ, तब खाना चाहिए। इसका बेस्ट टाइम वही है, लेकिन ये मिथ है कि ये आपको नज़ला जुकाम है, खांसी है, तो ये नहीं खानी। हाँ, ठीक है, वो मजीद गलत। ये ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसको भी निहारी की तरह रोक के खाना है, या ये भी खुला हाथ रख के? देखो, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है, बीइंग अ डाइटिशियन अक्सर लोग इस चीजों का मना कर देते हैं कि आपने ये भी नहीं खाना, आपको हार्ट का मसला है, आपको ये भी नहीं खाना, आपके जो है ना दिल के 3 वाल्व बंद है, एक खुला हुआ, तो आपने बिल्कुल ये नहीं खाना। मैं कहती हूँ दुनिया की हर चीज खाओ, बट लिमिट करके खाओ, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर भी कुछ तो ऐसे पेशेंट्स होंगे कि जिनके बारे में आप कहेंगे कि ये लोग बड़ा सोच समझ के इस फल का इस्तेमाल करें। वो फिर एक केस स्टडी होती है, वो फिर एक डिफरेंट होती है। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग कोई बात कर दूं ना, आमतौर पर जो शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज आजकल बहुत ज्यादा हैं। हाँ, वो मैं आपको बताऊं तो इसकी जब मैं क्वांटिटी बताऊंगी ना, तो ये हर तरह से स्पेसिफिक हो जाएगा कि नॉर्मल को कितना खाना चाहिए, डिसीज वाले को कितना खाना चाहिए। इसकी नॉर्मल क्वांटिटी यही है कि आप 2 से 3 पर डे खाएं, नॉट मोर देन दैट। और रोजाना भी खा सकते हैं? रोजाना खाएं 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग तो बैठे बैठे बातें करते करते वो डजन्स की डजन्स खत्म कर देते हैं कि भाई हमारे ना एक ये भी बड़ा है, ये गलत कॉन्सेप्ट है हमारे पाकिस्तानियों में। हम लोग ना जिस चीज के फायदे पता लग जाए ना, फिर हम उसको कहते हैं बस इसके फायदे खाओ, इसके फायदे खाओ, उसको फिर ओवर ईट कर जाते हैं, और फिर ओवर ईटिंग में जो उसका मेन फायदा होता है उससे भी महरूम हो जाते हैं। अच्छा, ये जो लोग अब शिफ्ट हो गए हैं विटामिन सी की टैबलेट्स पर, इन तमाम चीजों को छोड़कर, वो फिर कितना गलत है, या वो फिर इन मौसमी फलों के साथ कह लें कितनी ज्यादती है, अपने साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं? देखिए, ये तो सबसे पहले आपको अपनी टेस्ट करवानी चाहिए, आपको नियरेस्ट अपने डॉक्टर से विजिट करना चाहिए कि आपको इस चीज की कमी है भी कि नहीं है। ठीक है, तब
किसी चीज को सप्लीमेंट्स पे लेके जाएं, ठीक है। अगर आप नेचुरल फ्रूट, आपको कोई इशू नहीं है और आप मेडिकली ठीक हो, आप 2 से 3 खा सकते हो। बाकी अगर सप्लीमेंट की बात करें, हम विटामिन सी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, फिर हमारे डाइट्स में भी वो चीजें होती हैं। अक्सर मैं यहाँ पे ये टॉपिक से थोड़े हटके करने वाली बात है कि हम लोग अक्सर बायोटिन बहुत खा रहे होते हैं, बाल गिर रहे हैं, नाखून गिरा, बायोटिन ले आओ, और हम लोग ढूंढते होते हैं कि कौन सा अच्छे से अच्छा ब्रांड है, बायोटिन ये खाया, हमें फर्क क्यों नहीं पड़ा, वो वाला ब्रांड लेके आओ। आपकी रोटी में इतना बायोटिन होता है कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने देखा है कि विटामिन सी जो है ना, स्पेशली जो आपकी ब्यूटी है ना, उसे बड़ा इनहैंस करता है। तो लड़के हो या लड़कियां, सबको ये रहता है कि ये इसका हमें किस तरीके के जो है ना फायदे पहुंचेंगे। फायदे क्या हैं किन्नू के? किन्नू सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है ना विटामिन सी होता है। इसके अंदर वाटर कंटेंट 75 to 80% वाटर कंटेंट भी होता है कि बंदे को डिहाइड्रेशन में नहीं होती। अगर बंदा को दिन में 2 से 3 खा रहा है तो पानी भी साथ में पी रहा है, मोर देन इनफ। इसके अलावा 4% इसमें कैल्शियम होता है, नॉट अ बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम, बट ये है कि माइनर अमाउंट में कैल्शियम इसके अंदर होता है। फोलेट का अच्छा सोर्स है, ठीक है। और इसके अलावा फाइबर, हम लोग ये भी बड़ा करते हैं, किन्नू छीलते हैं, जो उसके ऊपर व्हाइट कलर का छिलका होता है वो उतारते हैं उसका, फिर खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करते। जितना उसके ऊपर व्हाइट पील लगा हो उतना ही आपके बॉडी में फाइबर जाता है, उतना ही आपको वो ज्यादा फायदे देता है। और एक और डिबेट भी है कि जूस पी ले या फिर वैसे खा ले, और फायदा सबसे ज्यादा किसका है? देखिए, मैं नहीं, ओवरऑल ये साइंटिफिकली ये चीज प्रूव्ड है कि जूस किसी भी सूरत में रिकमेंडेड नहीं होता। हम लोगों को लगता है, हम लोग फ्रेश जूस उस वक्त निकाला भी नहीं। नहीं। आपने पहले भी ये बात की थी कि जूसेस को पिए। मैंने कहा था अब ये बात पूरी हो जाए तो मैं फिर अपनी साइंस तभी आगे दोहराऊं। नहीं, कोई भी फ्रूट है हमारे, यही तो गलत कॉन्सेप्ट है। अगर यही चीजें सब लोगों को पता हो तो सारे घर बैठ के अपना इलाज खुद ही ना कर लें, हमारे यहाँ पे कोई बीमारी ना पैदा हो। हम क्या करते हैं, शेक्स हैं या जूसेस हैं, हमें तब तक वो अच्छा नहीं लगता जब तक वो फुल गाढ़ा ना हो। बिल्कुल ऐसे। हम कहते हैं अगर किसके घर जो कहीं पर जाए ना, हम कहते हैं पानी वाला हमें मिक्स करके पकड़ा दिया, हमने तो नहीं ये पीना। जितना जूस में पानी का कंटेंट ज्यादा होगा आपकी हेल्थ के लिए उतना बेनिफिट है। जूस को डाइल्यूटेड करके पीना, मतलब पतला करके। ये नहीं कि आप लोग 4, 5, 6 माल्टों का जूस निकालें और 1 गिलास। आप यानी कि बाजार में जो लोग पानी डालते हैं वो ठीक करते हैं? वो बिल्कुल ठीक करते हैं, वो बिल्कुल ठीक करते हैं। आप लोग तो वो आपको दिखाते नहीं है ना। मैं समटाइम अगर बाहर से पीऊं तो वो मेरी तरफ देख के ना पहले मुझे देखता है कि ये ठीक है, मैं कहती हूँ बस 2 माल्टे डालो और पूरा ग्लास पानी का, बेशक पैसे पूरे ले लो। वो कहता है ये तो आप तो रोज आया करो, ऐसे होने चाहिए। लेकिन ये चीज सही है, आप डाइल्यूटेड करके पियो। कोई भी फ्रूट है किन्नू के अलावा, कोई भी फ्रूट है, आप उसको डाइल्यूटेड करके वाटर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर समरा साबिर साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद अभी आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमने सोचा कि शेयर कर ले, क्योंकि लोग तो इसको एंजॉय कर ही रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वो लोग जो कि अपना इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड नहीं करते, उनके लिए न्यू पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है। हम मजे मजे की वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं। और आज जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि समंदर के तह में गोताखोर तैराकी में मसरूफ थे कि अचानक वहां पर खौफनाक जलजिला आया और वो उसकी जद में आ गए। अब इस वाकये की जो दिल दहला देने वाली वीडियो है, वो मंजर यहाँ पर आए हैं, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो वीडियो में मनाजिर हम देख रहे हैं, वो मनाजिर देखकर हमें यहाँ बैठकर डर लग रहा है। तो वो जो स्कूबा डाइवर्स वहां पर मौजूद थे, उनके साथ उस वक्त क्या बीती होगी। इस वीडियो में समंदर के नीचे एक जबरदस्त जलजिले की मंजरकशी नजर आ रही है, जिस तरह से वहां पर जलजला आया है और एक तूफान सा समंदर के अंदर से उठा है। ये बड़ी ही खौफनाक फुटेज है, बड़ा ही खौफनाक एक वाकया है जो कि इन स्कूबा डाइवर्स के साथ हुआ है, जो कि पहले बड़े मजे से तैर रहे थे कि अचानक से समंदर का जो सुकून है वो मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो। एग्जैक्टली। अच्छा, ये सोचिए कि आप एक लम्हे के लिए, तो आपको खुद को भी समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, कि कोई बड़ी वेल आ गई है जिसने हमला कर दिया है या फिर कुछ और हो गया है। फिर वहां पर इंसान वहां पे जो आबी हयात होंगी वो भी कितनी मुतासिर हुई होंगी। उनके लिए भी एक लम्हा फिक्री होता है, एक थिंकिंग मोमेंट होता है कि ये हो क्या गया अचानक से। लेकिन जिस लम्हे ये तूफान थमा होगा, उस वक्त वाकई इन लोगों ने भी सुकून का सांस लिया होगा, अदा किया होगा।
होगा, जिस तरह से पानी का प्रेशर फिर वो बड़ा होगा, क्योंकि जो स्कूबा डाइवर्स वहां पर मौजूद थे वो पहले तो बड़े मजे से इसको एंजॉय कर रहे थे, मतलब जो भी मोमेंट्स है उसको कैप्चर भी कर रहे हैं अपने कैमरों में। लेकिन जब ये वाकया हो फिर वो जो एक परेशानी का आलम होगा या एक डर का आलम होगा वो यकीनी तौर पर बड़ा ही खौफनाक होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और जो खौफनाक वाकया पेश आया है, जहां पर हमने देखा कि अमेरिका में जहाज ने उड़ान भरी थी कि 16,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद उसकी एक खिड़की उड़ गई। ताहम खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह खतरनाक वाकया लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड भी किया है। अमेरिकी रियासत ओरेगन का शहर है, पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के शहर ओंटारियो जाने वाला ये मुसाफिर जहाज के दौरान ये वाकया पेश आया है। और जब भी कोई ऐसा वाकया पेश आता है फौरन से लोगों के मोबाइल भी ऑन हो जाते हैं, लेकिन जो उस खिड़की के करीब होगा उसकी क्या हालत मुझे लगता है उसने जिंदगी में कभी कहा होगा हाय काश मैं इस खिड़की को खोल के देख लेता। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग जहाज में भी हो, प्लेन में तुम कहते हैं काश के बाहर का व्यू देखने को अपने एडवेंचर मिल जाए। हाँ, लेकिन वो फिर जब कुदरत आपको एडवेंचर करवाती है ना, तो फिर आपको पता चलता है कि जो सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं ना कि बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत जरूरी भी हैं। बहरहाल ये वाकया रोनुमा होते ही जहाज में हंगामी सूरत हाल पैदा हुई और मुसाफिर खासे खौफजदा हो गए, जबकि जहाज ने खड़े खिड़की जो टूटी है उसके बाद भी हंगामी तौर पर दोबारा पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर लैंडिंग दी, जिसके बायस बड़ा हादसा था वो होने से बच गया। मैं देखता हूँ हल्की सी टर्बुलेंस होती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, और ये तो ऑक्सीजन मास्क भी गिर गए थे। टफ सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि नीचे पानी का प्रेशर आया और ऊपर हवा का प्रेशर आया, सेफली है कि लैंड कर गए और ये बड़ी अच्छी बात है, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होते भी हमें दिखाई दे रही थी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।